नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे न्यायपालिका से जुड़ी खबर के साथ। मारपीट के एक मामले में बीएसपी विधायक को दोषी करार दिया गया है। बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा अदालत के जरिए दोषी करार दिए गए हैं। उन्हें जो सजा दी गई वो ये कि जब तक कोर्ट खत्म नहीं होता, अदालत खत्म नहीं होती, तब तक कोर्ट में ही खड़ा रहा जाए। 2015 का ये मामला है जब पंचायत चुनाव में एक सरपंच देवेंद्र यादव से उन पर मारपीट का आरोप था। विधायक के पिता और पूर्व सांसद राम लखन को भी इस मामले में दोषी माना गया है। राम लखन और संजीव कुशवाहा दोनों पर ही मारपीट का आरोप लगा था। फिलहाल भिंड से बीएसपी विधायक हैं संजीव कुशवाहा। विशेष अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी और उसी ने उन्हें यह सजा सुनाई है। विनोद कुशवाहा, पूर्व सांसद रामलखन सिंह कुशवाहा और वर्तमान विधायक संजीव सिंह को दोष सिद्ध करते हुए धारा 323 में ये न्यायालय उठने तक की सज़ा तो 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामला 2015 का था, जिसमें मैंने अपने पक्षकार और जो इस प्रकरण के फरियादी देवेंद्र सिंह भदौरिया की तरफ से पक्ष रखा था, जिसमें उसके साथ हुई मारपीट और उसको किडनैप करके बंदी बनाकर नोएडा ले जाकर और उसको जो प्रलोभन दिया था कि वह उसको जनपद उपाध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन वह कुछ नहीं किया और उससे जो लूट करके उसको बंदी बना के जो लूट किए, उसके संबंध में जो प्रकरण दर्ज हुआ था। चलिए, 2015 का मामला था। मौजूदा विधायक और पूर्व सांसद जो उनके पिता हैं, दोनों पर एक सरपंच को मारपीट करने का आरोप था। विशेष अदालत में ये मामला चल रहा था। दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि सजा हल्की रही। कोर्ट खत्म होने तक दोनों को कोर्ट के भीतर ही खड़े रहने की सजा दी गई। और अब बात कांग्रेस के नए फॉर्मूले की। कांग्रेस में बहुत पहले से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत हो, कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचे। 2018 के विधानसभा उपचुनाव में भी कमलनाथ ने माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया था, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा जोर लगाने की तैयारी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बूथ पर कांग्रेस तैनात करेगी सेना। पार्टी ने बनाया 1+4 का फार्मूला। संगठन मजबूत करने के लिए जमीनी तैयारी। हर कार्यकर्ता की होगी भागीदारी। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ने के लिए जमीनी जमावट को बेहतर किया जाए। लिहाजा कांग्रेस चुनाव में अपने चारों फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खास जिम्मेदारी देने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद संगठन सभी उपचुनाव वाली सीटों पर 1+4 फार्मूला के तहत हर एक बूथ पर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल के एक कार्यकर्ता की तैनाती करेगी। सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर बीजेपी प्रत्याशी की घेराबंदी करने की रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने 1-to-1 संपर्क भी करेंगे। हर जगह के चुनाव दमोह का हो, दमोह से पहले का हो, सब चुनाव ऐसे ही लड़े जाते हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं और भी दूसरे संगठन जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उनके कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो कोई नई बात नहीं है, पहले से ही होता है। इसी तरह के फॉर्मूले हर चुनाव में रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी आपको संगठन लड़ता चुनाव दिखेगा। यही हमारी जीत का राज भी है। 2018 में भी यही फॉर्मूला चला था। पीसीसी चीफ कमलनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि उपचुनाव में टिकट किसी नेता की मर्जी से नहीं बल्कि जनता की पसंद से दिया जाएगा। लिहाजा कांग्रेस ने चारों सीटों पर सर्वे कराना भी शुरू कर दिया है। दमोह की सफलता दोहराने की कवायद में जुटी कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी के नेता और चुरहट से विधायक शरदेंदु तिवारी का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितने फॉर्मूले बना ले, जीत तो बीजेपी की ही होगी। देखिए, उनकी अपनी तैयारी है, राजनीतिक दल के नाते वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन चुनाव के लिए तैयार है। हमारी अपनी बूथ तक की अपनी रचना है, हमारा संगठनात्मक अपना एक ढांचा है और उस ढांचे के तहत हम चुनाव लड़ते हैं और हम इसीलिए चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। देश में भी हमने चुनाव जीते हैं और मध्य प्रदेश में भी हमने चुनाव जीते। 2018 के चुनाव में भी पीसीसी चीफ कमलनाथ का विशेष फोकस माइक्रो मैनेजमेंट पर रहा था।
जिसका पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था और लंबे समय बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस एक बार फिर इसी फॉर्मूले को आजमाने जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी के मजबूत संगठन के सामने कांग्रेस का ये फॉर्मूला कितना हिट होता है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हॉरेसिस इंडिया सत्र में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश खनिजों का भंडार है, कृषि के मामले में एमपी नंबर 1 है, सोलर एनर्जी में भी अपार संभावनाएं हैं। अब औद्योगिक विकास की बारी है। उन्होंने ये भी कहा कि फूड प्रोसेसिंग पर हमारा खास फोकस है। एमपी की दालें देश भर में जाती हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने आगे ये भी कहा कि एमपी देश का दिल है, इसलिए चारों ओर सामान भेजने में आसानी होती है। खेती से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने फैसला किया पिछले वर्षों में लगातार कोशिश की कि खेती में तो हमको जो विविधीकरण करना है वो प्रयास हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन हम तेजी से मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास करने का प्रयास करेंगे और पिछले वर्षों में हमें सफलता भी मिली है। अब जहां तक कृषि का क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग पर हमारा फोकस है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना और संकल्प है किसानों की आय दुगनी करना, डबल इनकम के इस सपने को मध्य प्रदेश साकार करने में जुटा हुआ है। देश में आर्थिक बदलाव के लिए उठाए गए मजबूत कदम को 24 जुलाई को 30 साल पूरे हो गए। 1991 के केंद्रीय बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत में लाइसेंसी राज को लगभग खत्म कर दिया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियों में बदलाव से घरेलू अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खुले। नतीजतन मजबूत भारत की नींव पड़ी और आज हम $5 ट्रिलियन की जीडीपी का सपना देख रहे हैं। 1991 में पेश इस केंद्रीय बजट के साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था के लिए LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लेकर आई थी। आर्थिक सुधारों के लिए उठाए कदम से आम लोगों के जीवन पर भी असर पड़ा है। रहन सहन के साथ उनके खर्च और आमदनी दोनों पर सीधा असर पड़ा है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अब अर्थव्यवस्था पर फिर से संकट खड़ा हो गया है। 3 दशक पहले उदारीकरण की बुनियाद रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो मौजूदा सरकार को चेताया भी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का जैसा बुरा हाल 1991 में था, कुछ वैसी ही स्थिति आने वाले समय में होने वाली है। इसके लिए तैयार रहें। आगे का रास्ता 1991 के संकट की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। चलिए बात अगली खबर की। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अब बदहाली का शिकार हो रहे हैं। जिंदगी सरकारी नौकरी और बुढ़ापा पेंशन के भरोसे काटने का सपना देखने वाले शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी की दर्द भरी दास्तान देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। अक्सर सरकारी नौकरी वाले कर्मचारियों को सरकारी दामाद भी कहा जाता है, जिसकी वजह नौकरी के दौरान मोटी तनख्वाह और रिटायरमेंट के बाद भरपूर पेंशन है। लेकिन ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होने वाले कई कर्मचारी अपनी पेंशन से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। सर, मैं 31/7/2019 को मतलब मेरा रिटायरमेंट हुआ। मेरे को मात्र 1137 रुपये पेंशन मिलती है और वो भी 1 साल बाद मिलना शुरू हुई है। पूरा आर्थिक परेशानी से मैं जूझ रहा हूँ। घर में पत्नी बीमार है, एक बालक है छोटा, वो बीमार है। इनका इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूँ मैं ढंग से। ये हैं आगरमालवा जिले के गांव लिंगोड़ा में रहने वाले रिटायर्ड टीचर नारायण मालवीय, जो अब दर दर भटक रहे हैं। आटा तेल के पैसे नहीं हैं
पत्नी के हाथों में इन्फेक्शन है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों के घर मजदूरी करनी पड़ रही है। शिक्षा विभाग से रिटायर होने के बाद पेंशन के नाम पर आज इन्हें 1137 रुपए मिलते हैं। मात्र 1137 रुपए मिलते हैं सर जी, और उसमें भी गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। आप खुद समझ ले, मैं इतने में क्या लाऊं। 24 वर्ष से यहाँ बच्चों को तन मन धन से पढ़ाया और उसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है कि आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ मैं। इस पूरे मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो वो सरकारी योजना का हवाला देते हुए खुद को नियमों से बंधा बताते रहे। देखिए सर, ये इसमें पॉलिसी मैटर तो अब केंद्र सरकार राज्य सरकार का है। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी से कोई इसका लेना देना नहीं है। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि शासन की नीति से संबंधित मामला है। इसमें मैं क्यों कोई टिप्पणी करूँगा, इससे अपना कोई वास्ता नहीं है। आखिर रिटायर्ड टीचर नारायण मालवीय को 1137 रुपए पेंशन क्यों मिल रही है, ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में सन 2004 के बाद ज्वाइन करने वालों पर एनपीएस लागू होता है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी आते हैं। रिटायरमेंट के समय पीएफ का 60% पैसा कर्मचारी को दे दिया जाता है। 40% राशि का बैंक ब्याज ही पेंशन के तौर पर कर्मचारी को दिया जाता है। जब शिक्षक या कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है 62 साल की उम्र में, तो जो उसका जो इतना भी पैसा है, माना कि 1 लाख रुपए जमा है, तो उसका 60% उसको पैसा वापस मिलता है और 40% पैसे पे सरकार उसको ब्याज देती है। मतलब अपने पैसे के ब्याज को पेंशन, तो वो है न्यू पेंशन, एनपीएस जिसको कहा जाता है। कभी सरकारी पेंशन से जिंदगी गुजर बसर करने वाली बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। नारायण मालवीय जैसे सैकड़ों हजारों लोग अब रिटायर होने के बाद परेशान हैं, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी यानी पेंशन अब चरमरा चुकी है। वो अब किसी के बुढ़ापे का बोझ उठाने के काबिल भी नहीं है। राहुल जोशी, बंसल न्यूज, आगरमालवा। बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की, जहां भारत की मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वो वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किलो भार उठाया और क्लीन एंड जर्क में मीराबाई चानू ने 115 किलो का भार उठाकर सफलतापूर्वक सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। चीन की होउ जिहुई ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वहीं इंडोनेशिया की कैंटिका विंडी ने ब्रॉन्ज जीता है। मीराबाई चानू के ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू ने मीराबाई चानू को बधाई दी है। इधर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी मीराबाई चानू को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई दी है। चारों तरफ से उनके लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। टोक्यो ओलंपिक की इससे बेहतर और क्या शुरुआत हो सकती थी, लिखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई, आपने सभी को गौरवान्वित महसूस करवाया है। बधाइयों का सिलसिला भूपेश बघेल तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। टोक्यो ओलंपिक में लिखते हैं भारत देश आज विश्व पटल पर गौरवान्वित महसूस हुआ। इस समय हर भारतवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इन हस्तियों के अलावा देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मीराबाई चानू को बधाई संदेश भेजा है। लेकिन मीराबाई चानू के नाम ये इकलौता सम्मान नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार खुद का और देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड 11 साल की उम्र में ही मीराबाई चानू अपने नाम कर चुकी हैं। इसके अलावा 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी वो जीत हासिल कर चुकी हैं। 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया था।
जहां क्लीन एंड जर्क में 118 किलोग्राम लिफ्टिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मीराबाई चानू के नाम है। तो एक शानदार खिलाड़ी और सफर टोक्यो ओलंपिक तक जारी है। देश के नाम पहला रजत यानी सिल्वर मेडल उन्होंने ला दिया है। वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम भार समूह में वर्ग में भारत को उन्होंने दूसरे पायदान पर ला खड़ा किया। सिल्वर मेडल अपने और देश के नाम किया। श्री मोदी जी और समस्त भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। पहले दिन मेडल जीतकर उम्मीदों को बढ़ाया है। बाकी खिलाड़ियों को भी और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के बाकी खिलाड़ी भी आपकी राह चलकर और इतिहास बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, जो हमने ट्रेनिंग में किया है, जो भी सब कुछ तो सेम ही उसी में ही करने के लिए आपको करना है। ऐसा कुछ बड़ी वो चीज़ नहीं करना। जो भी हमने ट्रेनिंग भी किया है, टेक्निक जो उसी से सेम उधर भी करने का सोचना है। तो वो ऐसे ही हम बात चलते रहते हैं। हम जब भी वार्म अप हुई थी शुरू से हम ऐसे ही फ्री होकर ट्रेनिंग करना है, फाउंडेशन को करना है, जो हमने ट्रेनिंग भी किया था ऐसे ही सेम हम सब करेंगे तो हम जरूर हम एक मेडल तो लेंगे। तो ऐसे ही हम शुरू से हम बात किया था। गुरु शिष्य परंपरा का इस देश में बहुत प्राचीन इतिहास है। रामायण से लेकर महाभारत तक हर एक ग्रंथ में गुरु की महिमा का बखान है। यानी भगवान भी गुरु की शिक्षा दीक्षा के बाद ही वो आदर्श प्रस्तुत कर पाए जिनके आधार पर समाज को आज भी दिशा मिल रही है। आधुनिकता के दौर में ये परंपराएं जब ओझल हो रही हैं, ऐसे में कुछ वट वृक्षों ने आज भी इनको थाम रखा है। ऐसा ही एक स्थान है उज्जैन का गुरु सांदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। गुरु पूर्णिमा पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वो दोहा है जिसमें भारत जैसे आध्यात्मिक देश की आत्मा बसती है और इसका श्रेय जाता है उनको जिन्होंने आज भी इन संस्कारों की डोर अपने हाथों में थाम रखी है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गुरु सांदीपनी आश्रम में आज भी ये परंपरा जीवित है। मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी ने सर्वप्रथम 3 मंत्र लिखवाए थे और इसी परंपरा के चलते अब भी बच्चों को विद्यारंभ संस्कार में 3 मंत्र लिखाए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ विद्यारंभ संस्कार के लिए बड़ी संख्या में छात्रों को लेकर उनके परिजन पहुँचते हैं। ये सांदीपन आश्रम है जहाँ पर कृष्ण जी ने शिक्षा दी थी। हम भी यहाँ पर इसी उम्मीद से आए हैं कि हम भी यहाँ पर बड़े होकर कुछ बने, कुछ काम करें, अपना नाम ऊंचा करें। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे। कृष्ण जी के जहाँ से उन्होंने शिक्षा ली थी वो देखने के लिए, और अब हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने हमें 3 मंत्र बताए हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जीवन की शिक्षा में हम जो लेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर हमारी कहीं पे रुकावट आ जाए तो इन्होंने बोला है हमें कि 3 मंत्र आप ये ज़रूर स्मरण कीजिए और आपका काम हो जाएगा। राज का आश्रम हैगा और यहाँ पे हम आए थे। यहाँ गुरु मंत्र लिया है हमने और यहाँ पे बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पढ़ाई करी थी, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी बने। पुजारी रूपम व्यास बताते हैं कि शहर के साथ ही देश भर से लोग अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजने के पहले यहाँ आकर उनका विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। सांदीपनी वंश परंपरा के हमारे लोगों के द्वारा यहाँ पर आज भी परंपरा विद्यमान है कि वो जब भी बच्चा आता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है या कोई कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम होती है तो उसके पहले बच्चे यहाँ पर आते हैं। हम उनका यहाँ पर पाठी पूजन, स्लेट पूजन या उनके नाम से 3 मंत्र हम भगवान के गुरु महाराज के समक्ष लिखवाए जाते हैं, सर्वेश्वर महादेव के समक्ष लिखवाए जाते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। हजारों वर्ष के बाद भी महाकाल की नगरी में गुरु और शिष्य की परंपरा जीवित है। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन की शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी।
उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई और इसके बाद ही वो योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गुरु सांदीपनि आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की, तब से लेकर आज दिनांक तक अवंतिका की महाकाल की नगरी में यह परंपरा आज भी जीवित है। हजारों वर्ष पुराना ये जो गुरु सांदीपनि का स्थल है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे, उनके मित्रगण आए थे, उन्होंने यहाँ गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद आज दिनांक तक कई ऐसे छात्र छात्राएं आते हैं जो अपना यहाँ से गुरु मंत्र ले जाकर अपना उज्जवल भविष्य बनाते हैं। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। चलिए, इस विशेष रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।